हर हर महादेव। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं पहले भी आपसे जानना चाह रहा था कि आपकी निगाहों में आज का यह अवसर कितना बड़ा है? क्या एक सामान्य विकास की परियोजना पूरी हुई है या उससे बढ़कर बहुत कुछ और? काशी केवल एक हमारी तीर्थ नहीं है, काशी भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान की एक अभिव्यक्ति है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान, अज्ञान, विद्या, वास्तु, विविध प्रकार के जो प्रयोग है उनकी नगरी है काशी। ऐसी काशी नगरी को अब हम भव्य रूप में, दिव्य रूप में देख रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर के बाद कोई एक ऐसा निकल कर आया है जिसने काशी क्या है। तो आज का दिन केवल एक लोकार्पण से नहीं, भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी अस्मिता को विश्वव्यापी एक आयाम देने वाला दिन है। जबकि पूरी संत सत्ता वहां आज विद्यमान थी। भारत के प्राय सभी मत संप्रदायों के आचार्य और भारत के प्राय सभी विद्वान वहां उपस्थित थे और अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का दिन एक आध्यात्मिक महापर्व का दिन है जिसमें पूरी भारतीय अस्मिता के हम वहां दर्शन कर रहे थे। तो एक दृष्टि से एक बड़ा पर्व, एक महापर्व हमने काशी में देखा। काशी की गलियों में, घाटों पर और सब जगह काशी की जो धड़कन है वो भारतीय संस्कृति का बोध कराती है कि चूंकि काशी अत्यंत प्राचीन नगरी है, विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से काशी है। वह पर्यटन का केंद्र है और एक प्रकार से एक ऐसे आकर्षण का भी केंद्र है कि व्यक्ति विद्या का बोध करना चाहता है। तो ज्ञान नगरी, एक सांस्कृतिक नगरी को भव्यता देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री सामने आए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री के भीतर में न केवल एक शासक को देखा है, एक सच्चे उपासक भी है। वो जिस प्रकार से उन्होंने गंगा में स्नान किया, पूजन किया, अभ्यर्चना की, गंगा के तट से निकलकर वो भीगे वस्त्रों से पहुंचे, फिर भगवान का दर्शन, पूजन, संतों की एक प्रकार से वो बहुत बड़ी आस्था में आज दिखाई दे रहे थे, सर झुकाकर उनका प्रणाम। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम हर्षवर्धन को देख रहे हैं, लग रहा था कि हम प्राचीन चंद्रगुप्त के दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसे सत्पुरुष के जो पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद और भारतीय विचार लेकर गया है। आज वो एक बड़े नेता के रूप में तो स्थापित हुई है, विश्व के अग्रणी नेताओं में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है। तो हमने आज उनमें कैसे एक संपूर्ण शासक के दर्शन किए हैं जिसकी हम कल्पना चिरकाल से करते चले आए। उन्हीं के काल में राम मंदिर निर्माण, उन्हीं काल में काशी कॉरिडोर और इससे भी अलग पूरे भारत में सड़कों का जाल, उज्ज्वला, आयुष्मान और जनधन खाते, एक ऐसा रूपांतरण पूरी धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। तो चहुमुखी विकास हम उनके माध्यम से देख रहे हैं। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलौकिक पुरुष है और उनसे प्रकृति, परमात्मा, नियंता और नियति, विधि और व्यवस्था बड़े कार्य करा रही है। उन्हीं के माध्यम से पूरे विश्व में योग को बड़ी मान्यता मिली है। उन्हीं के माध्यम से भारतीय विचार गया है। कोरोना काल में जब पूरी धरती पर एक ऐसी मनोदशा थी कि लोग व्याकुल थे, विकल थे अथवा आजीविका के संकट को लेकर भी, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का करोड़ों लोगों तक अन्न पहुंचाना। जी स्वामी जी, वीडियो लिंक में प्रॉब्लम है, दोबारा आप उनसे बात करेंगे। लेकिन जो बात स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज कह रहे थे कि काशी एक सामान्य नगरी नहीं है, विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से एक है, बल्कि सबसे प्राचीन नगरी है और उसकी जो दशा थी उसकी ओर इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस पर भी आश्चर्य होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वालों का अनुभव क्या रहा है इससे पहले, इससे हर कोई परिचित है, लेकिन फिर भी ये किसी की दृष्टि में नहीं आया कि क्यों नहीं इस आस्था के इतने बड़े केंद्र का, हिंदू धर्म की आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, भगवान शिव का धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, क्यों नहीं उसका जीर्णोद्धार किया जाए? एक बार फिर से स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, मैं यही कह रहा था कि ये चीज भी थोड़ा सा आश्चर्य में डालती है कि इससे पहले
कभी क्यों किसी के ये मन में भाव नहीं आया कि जो काम आज हुआ ये पहले होना चाहिए था? हम बात करेंगे। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो वो फेरी है उस पर अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इसी फेरी के जरिए वो दशाश्वमेध घाट के सामने से गंगा आरती के दर्शन करेंगे। रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रुचि कुमार और पवन नारा भी हमारे साथ हैं। रुचि, फेरी पर वो पहुंच चुके हैं, अब जरा यहां से आगे का जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ना है दर्शकों के लिए विस्तार से बताइएगा। देखिए सौरभ, रविदास जयंती रविदास घाट से प्रधानमंत्री अलकनंदा क्रूज से चले हैं। रविदास घाट हमारे सामने है। रविदास घाट के बाद अस्सी घाट आएगा, तुलसी घाट आएगा और आगे चलते हुए पूरी श्रृंखला है। शीतला घाट है, रानी घाट है, गाय घाट है, तो सारे घाट हैं। उसके बाद यहाँ दशाश्वमेध घाट पे क्रूज पहुँचेगा। तो अभी दूर से हमें जो ये जहाँ से प्रधानमंत्री बैठे हैं वहाँ पे खूबसूरत रोशनी की गई है, वो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन क्रूज फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ घाट पे पूरी तैयारी है। अगर हम आपको दिखाएं, इस घाट पर रोजाना आरती होती है। 1991 से यहाँ रोजाना आरती होती है, लेकिन आज का माहौल है, आज का माहौल अलग है। पूरा घाट जो है रोशनी से जगमगा रहा है, दिए जलाए गए हैं सीढ़ियों पे और भीड़ इतनी ज्यादा है। रुचि, क्योंकि आप कैमरे से दूर से देख पा रही हैं, हमारे पास वो तस्वीरें आ रही हैं। आपने बताया रविदास घाट पर ये जो क्रूज है, अलकनंदा क्रूज, इस पर अब प्रधानमंत्री मौजूद हैं और उनके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और यहां से ठीक सामने दशाश्वमेध घाट है जहां पर रुचि और पवन है, और ये थोड़ी सी दूरी क्रूज के जरिए वो पूरी करेंगे। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं, मनोहर लाल खट्टर वो वहां पर मौजूद हैं। इनके अलावा गोवा के, असम के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तमाम जगहों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो आज इस अवसर पर विशेष तौर पर आमंत्रित यहां पर किए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहां पर होंगे और इसके अलावा बिहार और नागालैंड के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर होंगे। तो सभी से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त रविदास घाट की तस्वीरें आपके सामने हैं और ये सामने आपको जगमगाती गंगा के घाटों की तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पर हर घाट अपने आप में आज जगमग है। और दशाश्वमेध घाट की तो छटा देखते ही बन रही है, क्योंकि वहीं पर यह भव्य गंगा आरती होती है। देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर थे, सबसे मुलाकात हो रही थी, एक तस्वीर भी खिंचाई गई है और उसके बाद अब सभी जो लोग हैं प्रधानमंत्री समेत वो अंदर जा रहे हैं इस शिप के, और फिर यहां से अब ये क्रूज रवाना होगा और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचेगा। जी रुचि। जी, जैसा मैं बता रही थी कि दशाश्वमेध घाट को बहुत सुंदर तरीके से आज सजाया गया है। सब तरफ सौरभ यहाँ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। गेंदा है, बेला है। ये जो गेंदा है ये वाराणसी, काशी का है। काफ़ी फूल जो हैं कोलकाता से मंगाए गए हैं, क्योंकि कोलकाता में फूल बहुत अच्छे होते हैं। दिए लगाए जा रहे हैं और दियों से पूरा घाट जगमगा रहा है। सामने भी अगर हम दिखाएं आपको, जहाँ पे आरती होनी है, तो पूरा सब कुछ आपको गेंदे से जैसे लगेगा कि कोई सोना यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। फूलों से सजा हुआ है पूरा घाट। यहाँ पे लोग आरती करेंगे। 9 अर्चक आज होंगे जो आरती करेंगे और 18 ये रिद्धि सिद्धि के रूप में बालिकाएं हैं। इसके नीचे भी घाट पे दिए जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो इसके सामने क्रूज यहाँ पे रुकेगा और यहाँ से वो इस आरती में शामिल होंगे, सामने से गंगा जी के। तो रोज़ाना यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी होती है, क्योंकि ये जो आरती है दशाश्वमेध की, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत ही खूबसूरत होती है और दूर दूर से लोग इस आरती को देखने के लिए आते हैं। और आज यहाँ पे जो नाव लगती है, नाव से लोग आरती देखते हैं। तो आज यहाँ अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और आज इस आरती के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनने जा रहे हैं। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। सौरभ जी, आपके पीछे हम वो तैयारियां देख भी सकते हैं और फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पर तस्वीर है ये रविदास घाट की तस्वीर है। अब ये क्रूज शिप बस रवाना होने को है।
ठीक सामने ही, जैसा रुचि ने आपको बताया कि दशाश्वमेध घाट है, वे थोड़ी सी दूरी वो पूरी करेंगे, लेकिन शिप पर रहते हुए, क्रूज पर रहते हुए वो गंगा आरती देखेंगे। और उनके साथ हमने आपको बताया तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। एक बार हम पवन के पास भी चलते हैं। पवन, यूं तो प्रधानमंत्री कई बार काशी आए हैं जब से सांसद चुने गए हैं यहां से, और बहुत सारे मौकों पर बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया है, उद्घाटन भी किया है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति जानता है कुछ विशिष्ट हुआ, कुछ विशेष हुआ है। बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा। आज विशेष तौर पर आयोजन इसलिए भी लग रहा है कि यहाँ 8 लाख घरों में बाबा विश्वनाथ के लड्डू का प्रसाद पहुंचा है। कॉरिडोर तो बना ही है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं, सभी को पता था कि विशेष आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अक्सर आते रहे हैं और जब भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते थे तो गलियों से होते हुए अपनी गाड़ी में सवार होकर जाते थे। लेकिन अब की बार लोगों ने तस्वीर अलग देखी जब भगवा धारण किए हुए रुद्राक्ष की माला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दी। ये तस्वीर आज की पिक्चर ऑफ द डे है, और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो विरोधी तंज कसकर कहते थे जरा एक बार आचमन करके दिखाओ, जरा एक बार यहां स्नान करके दिखाओ। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचमन भी किया, स्नान भी किया, और स्नान के बाद वहीं घाट से जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। अभी यहां आरती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होने वाले हैं फेरी के अंदर, और उस फेरी को यहां पहुंचने में 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। और मंत्रोच्चारण के बीच अगर आप देखेंगे तो जो ये दिए जलाए गए हैं वो एक अलग ही छटा यहां पर बिखेर रहे हैं। इस तरह की तस्वीर बनारस में दीपावली और देव दीपावली को दिखती है, लेकिन आज जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन है तो आज भी दीपावली और देव दीपावली से कम तैयारियां नहीं हैं और रौनक भी कुछ उससे कम नहीं है। तो हाँ, ये दिन विशेष है। और जो सोचिए, अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में पुनर्निर्माण करवाया था इस मंदिर का, और आज फिर एक बार इसका विश्व विराट स्वरूप बनकर तैयार हुआ है। तो सोचिए, कई सौ साल बाद कोई एक घटना हुई है, तो इसको विशेष बनाने में कोई कसर नहीं। यकीनन ठीक कहा आपने। और प्रधानमंत्री का आज के दिन वहां मौजूद होना और उनके साथ साथ इतने मुख्यमंत्रियों का वहां होना, तो वो एक संदेश भी देना चाहते हैं जो केवल यूपी या काशी विश्वनाथ धाम में आस्था रखने वालों को नहीं, बल्कि पूरे देश में जाए कि आज काशी विश्वनाथ धाम के जरिए जो जीर्णोद्धार का काम हुआ है उसके कितने बड़े मायने हैं। हमारे साथ आलोक भट्ट जी जुड़ रहे हैं इस वक्त, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, कमेंटेटर हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि इतने बड़े काम की नींव कब पड़ी। नींव, मैं उस नींव के पत्थर की आधारशिला की बात नहीं करूंगा जो प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर रखी थी, बल्कि इस धाम का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसकी सोच कब से शुरू हुई? देखिए, मेरे को जहां तक मैं आज सुबह ही देखा था, एक्चुअली मैंने शेयर भी किया था कि 1999 में प्राइम मिनिस्टर एक बार यूएस गए थे। तो यूएस में उन्होंने, जब वो बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू में वहां पे बोला था कि हम भारत की संस्कृति के जितने भी मतलब चिन्ह हैं उनको, और भारत के किस तरह क्यों ना उनको हम लोग इस तरह से करें कि लोग आए। जो हमारी जो एक इमेज बनी हुई है कि भारत गंदा है, सांप बिच्छू वगैरह जो वहां पे होते हैं, वो सारी बात जो थी उसको खत्म करने का उन्होंने बोला कि उसको हम लोग को उसके विपरीत हमें देश की जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, उसको यूज करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं उसी जो आज हुआ है उस संस्कृति की धरोहर के प्रति जो प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी हमेशा से एक उनको उसको बचा के उसको समाज के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने लाने की जो एक उनकी मंशा है, वो उसका वही यहाँ पे परिलक्षित होती है। और ये मेरे हिसाब से उसी का आज एक काशी को वापस उसके स्वरूप में लाने की जो बात आज जो पूरी हुई है, वो इसी का एक नतीजा है जो उस दिन का जो उनका इंटरव्यू था 1999 का। अब बाकी देखिए, इसका जो असली जो चेंज आया है वो तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर
बने हो तो उसके बाद ही से जब सब कुछ स्टार्ट हुआ है ये वाला नेशनली, जो गुजरात में तो चल ही रहा था लेकिन नेशनली तो उसी से तभी से स्टार्ट हुआ है। बस तस्वीरों के ऊपर एक बार फिर मैं ले चलूं दर्शकों को। अब ये जो क्रूज शिप था ये चल पड़ा है और सामने दशाश्वमेध घाट है। आप देखिए कितनी खूबसूरत इस वक्त गंगा के घाटों की रौनक लग रही है, जगमगा रहे हैं सभी घाट। गंगा आरती तो एक घाट पर होती है, दशाश्वमेध घाट पर, लेकिन आज आप गंगा किनारे सभी घाटों को ऐसे रोशन पा रहे हैं जैसे आज वाकई दीपावली का दिन हो, दीपावली का त्योहार हो। और काशी में तो आज यकीनन दीपावली ही मनाई जा रही है। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं गंगा के घाटों की काशी नगरी से। और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में दशाश्वमेध घाट पहुंच जाएंगे। हालांकि वो घाट पर उतरेंगे नहीं, वो इसी शिप पर बैठकर ही गंगा आरती के दर्शन करेंगे। राकेश सिन्हा जी राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज के दिन का महत्व क्या है? और मैं ये समझना चाहता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री जब आज तमाम समाचार पत्रों में लेख लिखकर उन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्र के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का दिन है, मैं चाहूंगा आप जरा इसको समझाएं हमारे लिए। देखिए, वास्तव में क्या है कि लगभग 1000 वर्षों से भारत के तीर्थ स्थानों को, जिसमें काशी सबसे आगे है, निरंतर आक्रमण का सामना करना पड़ा है। हमने अब तक विध्वंस का ही इतिहास, विध्वंस का ही प्रमाण देखा है। निर्माण का इतिहास, निर्माण का प्रमाण भारत नहीं देख रहा था, हिंदू समाज नहीं देख रहा था। जब मैं हिंदू समाज की बात करता हूं तो मैं भारत को इसलिए कहता हूं कि जो संस्कृति है वो संस्कृति और अध्यात्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिलीजन स्ट्रक्चर होता है और अध्यात्म अनस्ट्रक्चर होता है। रिलीजन संरचना में बंधा होता है और अध्यात्म संरचना से बाहर होता है। भारत में रिलीजन नहीं, अध्यात्म की प्राथमिकता है। उस विध्वंस को देखते हुए और हिंदू समाज के मन में एक ऐसा भाव जगा था कि जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता था, अपराध बोध का इतिहास था, विध्वंसकारियों को ही डिफेंड करने का इतिहास था। पहली बार ऐसा हुआ जब उस विध्वंस की जगह निर्माण का इतिहास शुरू हुआ है। वो निर्माण सकारात्मक आधार पर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया, साधारणतः प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद लोग जिस प्रकार से अपनी ही संस्कृति, सॉफ्ट पावर के प्रति एक उदासीन भाव रखते थे, प्रधानमंत्री जी ने एक अधिष्ठान परिवर्तन किया। उन्होंने देश की संस्कृति से राज्य को जोड़ा। राज्य संस्कृति विहीन नहीं हो सकती है, राज्य संप्रदायों से ऊपर होती है लेकिन संस्कृति को साथ लेकर चलती है। इसीलिए जब जापान गए तो उन्होंने भगवत गीता दिया, और जब भारत में उन्होंने काशी के पुनरुत्थान की बात कही तो आपको मैं बता दूं, चाहे हमारा काशी हो या कुंभ हो, वहां विदेशी क्यों आते हैं? विदेशी सैलानी बड़ी मात्रा में यहाँ के अध्यात्म का अध्ययन करने, दर्शन करने, देखने, समझने आते हैं, यहाँ जीवन बिताते हैं। इसलिए काशी का पुनरुत्थान, मैं कहता हूं, भारत के आध्यात्मिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज और वैचारिक स्वराज तीनों की आधारशिला रखी जा रही है। हमने राजनीतिक आजादी प्राप्त कर ली थी 1947 में, लेकिन जो वैचारिक और सांस्कृतिक आजादी थी वह उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सौरभ जी, आप चूंकि बहुत गहराई से चीजों को देखते हैं और आपके दर्शक भी बहुत गहराई से सोचते और देखते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की इतिहास, भारत की संस्कृति, यानी भारत केंद्रित भाषण, भारत के प्रधानमंत्री जी के भाषणों की एक वैशिष्ट्य है जो उनके अपने प्रीडेसेसर से, पहले से राजनेताओं से अलग रूप में प्रस्तुत करता है। उसमें निरंतरता है। वो विदेश में भी जाते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत के ज्ञान की स्रोतों को रखते हैं। और काशी को के बारे में एक चीज बता दूं, काशी सिर्फ मूर्ति पूजा का ही सिर्फ स्थान नहीं है। मिडिवल एज में या एंशिएंट एज में काशी विद्वानों का एक बड़ा सेंटर था, यानी हमारे ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा स्रोत और केंद्र काशी रहा है। और काशी से ज्ञान परंपराएं की अनेक धाराएं बही हैं। विमर्श की जो संस्कृति है काशी में, काशी का एक उदाहरण दे दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और 300 पंडितों के बीच में 17 नवंबर 1869 को मूर्ति पूजा के ऊपर एक डिबेट हुआ था, और उस डिबेट में 50,000 दर्शक थे। काशी के राजा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भारत के प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति के साथ आत्मसात होकर जाते हैं, जिसको कल तक कम्युनल समझा जाता था, आज पूरी दुनिया भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत की संस्कृति को और भारत के राज्य के द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में किए गए काम की सराहना कर रहा है। और भारत का वास्तविक सांस्कृतिक चित्र आज दुनिया के सामने उभर रहा है।
अब राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। एक बार फिर जरा तस्वीरों की बात करें। प्रधानमंत्री जिस क्रूज शिप पर हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है दशाश्वमेध घाट की ओर, और उनके साथ बीजेपी के राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं, और सभी लोग एक साथ दर्शन करेंगे इसी शिप पर रहते हुए गंगा आरती के। फिर से एक बार देखिए आप जगमगाती काशी नगरी को। एक तरफ गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी ओर घाटों की तस्वीर आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। आज रोशनी से नहा रहे हैं, जो खास तौर पर दीपावली के दिन जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। आप अयोध्या की दीपावली याद कीजिए अब जैसी होती है, या बनारस में भी, काशी में भी दीपावली के दिन जैसे घाट जगमगा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही दृश्य आज भी देखने को मिल रहा है। और यही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि काशी के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है। और सिर्फ काशी के लिए ही नहीं, इसे भारत की सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। आज का दिन याद किया जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार, ये जिसे हम सरल भाषा में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं, जहां आप सीधे गंगा जी के चरणों से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जा सकते हैं, जिसके लिए पहले आपको संकरी गलियों में घूम घूम कर जाना पड़ता था। आज आप सुगमता के साथ वहां पर जा सकते हैं। हमारे साथ कंचन गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। कंचन जी, स्वागत है आपका। आज का दिन ये हम देख पा रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये भी दर्शकों को बता दें कि ये काम 2019 में शुरू हुआ, 2021 में हम इसको पूरा होते हुए भी देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी जो जटिलता थी इस काम को करने की, इसमें जितनी पेचीदगियां थी, इसमें जो रेजिस्टेंस की उम्मीद थी वो शायद हुआ नहीं। बहुत से लोगों ने कहा था ये काम कभी हो ही नहीं सकता बनारस में, लेकिन ये काम 2.5 वर्ष के अंदर करके दिखाया। आप जरा बता पाए दर्शकों के लिए कितना मुश्किल काम था ये। नहीं, ये काम काफी मुश्किल था। रेजिस्टेंस, आपने कहा कि रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस भी काफी था। रेजिस्टेंस उन लोगों से था जिन्होंने वो जगह कब्जा कर रखा था। छोटे और मंदिर थे, उन मंदिरों के ऊपर उन्होंने अपना मकान बना लिया था। गैर कानूनी तौर पर उन्होंने वो जो एनक्रोचमेंट था वहां पर, उन सब से रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस एक और भी था, रेजिस्टेंस अपनी जो शहर में इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी कहा कि ये सही नहीं होगा, और काशी का जो कैरेक्टर है, उसकी जो एक अपनी पहचान है, उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये रेजिस्टेंस जो होती है इसको भी डील किया जाता है। कोर्ट में केसेस थी, हर केस को अलग अलग केस को अपने वहां के जो वकील हैं उन्होंने उसकी डील की। सरकारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली एंगेज किया। मुआवजा जो भी जिसको देना था वो मुआवजा दिया गया। बाकी जो कागजात निकाल के यह प्रमाण किया गया कि गैर कानूनी तरीके से इस जगह को कब्जा कर रखा गया है। तो इस तरीके से जो लोकल रेजिस्टेंस थी, वहां की जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो रेजिस्टेंस को हटाया गया, खत्म किया गया। लेकिन जो शहरी रेजिस्टेंस थी, दिल्ली में बैठे कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे जो बार बार ये बात कह रहे थे कि काशी की अपनी एक पहचान है। ये पहचान क्या है? ये पहचान जो मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो पहचान है। और उस मंदिर को चारों तरफ से उसकी जो एक खुली जगह थी, उस जगह को कब्जा कर लिया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर, आपने अभी कहा कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। एक पतली सी गली जाती थी और बस वही था रास्ता मंदिर तक पहुंचने का। शुरू में जब मंदिर बनी थी तब मंदिर से घाट तक का रास्ता था। नदी से मंदिर दिखती थी, गंगा जी से मंदिर दिखती थी। लेकिन बाद में ये इतिहास है, जो मंदिर को तोड़ा गया, औरंगजेब के जमाने में मंदिर तोड़ के वहां पर मस्जिद बनी और ये मंदिर फिर से बना, और ये मंदिर जो है ये छुप गया। तो ये पूरी जो एक प्रोजेक्ट बनी, कॉरिडोर जो बनाया गया, ये इसीलिए बनाया गया कि गंगा जी के साथ मंदिर का जो रिश्ता है उसको फिर से स्थापित किया जाए। और आज आप गंगा स्नान करके सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं, या मंदिर से आप गंगा तक आ सकते हैं, और ये करना अति आवश्यक था।
वहां पर जो पूजा के लिए जाते हैं उनके लिए व्यवस्था करना भी आवश्यक था। और एक जो मंदिर की अपनी एक सफाई होती है, एक जो अपना चेहरा होता है, उसको भी स्थापना करना जरूर था। ये प्राचीन मंदिर है और हर प्राचीन मंदिर को रिपेयर किया जाता है, रेनोवेट किया जाता है, और वही काम हुआ है। और यह जो है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला कि ये एक रिबर्थ है, पुनर्जन्म है, और इसके लिए जो भी करना था वो उन्होंने किया। और एक साल जब पूरा सब काम बंद रहा कोविड के चलते, वो घर पर बैठ के, अपने घर पर बैठ के मंदिर के एक मॉडल को लेकर वहां के जो इंजीनियर्स थे, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके साथ लगातार बैठक करते रहे, बातें करते रहे, और सही मायने में काम कहीं कभी भी नहीं रुका। और जो टारगेट था उसी टारगेट के अंदर अंदर काम खत्म हुआ और आज उसकी इनॉग्रेशन हुई। एक अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आलोक भट्ट जी ने अभी दी है हमारे दर्शकों को। मैंने उनसे पूछा था कि सही मायनों में ऐसा काम होना है, इसका बीज कब पड़ा, तो उन्होंने कहा कि 1999 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे बीजेपी के, तब उन्होंने विदेश में कहीं ये कहा था कि भारत की जितनी भी सांस्कृतिक पहचान के बड़े धाम हैं, बड़े चिन्ह जो हैं, उनका जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, उनको उनकी विराटतम स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। और वही काम आप देखें लगातार किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार जो हुआ, हम सब जानते हैं उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, वहां बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन आज जो लोग वहां जाते हैं वो बताते हैं कि बिल्कुल स्वरूप बदल चुका है वहां का। और चार धाम यात्रा को जिस तरीके से सुगम बनाने की कोशिश भी इस सरकार के दौरान की गई है, तो वो भी ये भी एक प्राथमिकता है कि भारत की सांस्कृतिक जितने भी धरोहरें हैं उनको सहेज कर रखना है। वो काम भी लगातार हो रहा है। आलोक जी। जी सौरभ जी, एक्चुअली जैसे अभी उन्होंने, राकेश जी ने भी कहा था इससे पहले, इस मामले में ना एक बात, जो मतलब सोमनाथ का जब जीर्णोद्धार हुआ था तो उस टाइम का एक मतलब जो सब कुछ डिस्कशन उन लोग के बीच में हुआ कि मुंशी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी के, तो इसमें एक के मुंशी जी की किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, तो उसमें उन्होंने उसमें लिखा है कि जैसे कैसे नेहरू जी ने उनको बताया था कि मेरे को तुम्हारा ये सोमनाथ का रेस्टोरेशन का काम अच्छा नहीं लगता, ये हिंदू अवचेतना, जो हिंदू रिवाइवलिज्म की जो बात होती है, ये वो है। तो उनका ये था कि हमें वूंड्स पुराने खोले नहीं चाहिए, और ये सब बातें हुई। तो उसके बाद उसी किताब में एक रेफरेंस ये भी आता है कि जैसे उसमें मुंशी जी ने उनको वापस बोला कि ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये देश में एक सोमनाथ का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो एक सामूहिक अवचेतना का एक उदाहरण है, और इससे मतलब काफी उत्साह है देश में। अब ये बात हुआ, इसके बाद जब इसका इनॉग्रेशन की बारी आई तो नेहरू जी ने क्या किया कि इन्होंने लेटर, ये सभी को मालूम है कि लेटर किस तरह से उन्होंने लिखा, कि डॉक्टर प्रसाद को बोला उन्होंने कि मेरे को लगता है कि ये टाइम हम लोग को इस तरह के सोमनाथ जी के जैसे रिकंस्ट्रक्शन इतने बड़े बड़े ये नहीं करने चाहिए, और ये बाद में धीरे धीरे करा जा सकता था। इस तरह से उन्होंने उनको लिखा, और इसलिए कि आपको इस फंक्शन में जाना नहीं चाहिए। तो और उनका ही इसके पीछे जो बोलना था वो ये था कि ये जो सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग को चाहिए कि इस समय हम लोग अपने पुराने जख्मों को ना खोले, और एक दूसरी कास्ट को और एक कम्युनिटी को, दूसरे को जो हमने मिली है, फ्रीडम मिली है, उसको यूज करने में करे, उसको आगे बढ़ाने में करे। इस मामले में जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल उन्होंने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मेरे को लगता है कि मैं सारे रिलीजन्स, सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, और मेरे को ये एक तरह से जो हमारे मतलब इसमें हम लोग का जो ये देश का जो इसका ये जो रिकंस्ट्रक्शन जो हुआ है, ये पूरी हर किसी कास्ट को और कम्युनिटी को पूर्ण आजादी को पाने में मदद करेगा, ये डॉक्टर प्रसाद ने कहा। हुआ क्या, उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की कलेक्टिव सबकॉन्शियस थी उसमें ये भर गया कहीं ये बात कि आप जैसे हिंदू धर्म की बात करेंगे, जैसे ही आप ये बातों को करेंगे तो वो पुराने जख्मों को खोलने वाली बात हो जाएगी, नेहरूवियन थॉट पूरा हो गया।
आज मेरे को लगता है कि जो ये सब कुछ हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बात थी कि इस तरह के जीर्णोद्वार, इस तरह के कार्य करने से हर एक कास्ट और हर एक कम्युनिटी को पूर्ण आजादी मिलेगी, आज वो बात पूरी हुई है एक तरह से। ये बात यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था, क्योंकि हम लोग हमेशा से इस बात को कहीं ना कहीं लेके चले कि जैसे हम हिंदू धर्म की बात करेंगे या कुछ और हिंदू ठीक कह रहे हैं, जैसे अभी राकेश जी भी कह रहे थे कि पहले अब अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, कहीं फॉरेन विजिट पर जा रहे हैं, स्टेट विजिट पर, तो वो गीता भेंट करते हैं। या हमारे यहाँ भारत में मान लीजिए जैसे जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो उनको भी वो गंगा आरती दिखाने के लिए काशी लेकर के गए थे। पहले ये सब काम अगर किए जाते तो कम्युनल कहा जाता था। राकेश जी ने भी शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आज भी कई जगहों पर पढ़ रहा हूँ राकेश जी, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े विद्वान लोग भी ये लिख रहे हैं कि नेहरूवियन सेक्युलरिज्म क्या अब खत्म हो गया, मृत हो चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री एक आस्था के केंद्र को, एक मंदिर के विस्तार को इतने बड़े कार्यक्रम में तब्दील कर दें, जब वो गंगा में डुबकी लगाएं, रुद्राक्ष की माला फेरें, तो मतलब देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। देखिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 में 60,000 विदेशी पर्यटक आए थे और कुल पर्यटक जो 2018 में आए उनकी संख्या 3,56,000 थी। तो ये पर्यटन क्यों आए थे? काशी की भूमि देखने आए थे, काशी के लोगों से मिलने आए थे, काशी की खेती देखने आए थे, कि काशी का अध्यात्म देखने आए थे? तो भारत का अध्यात्म अद्वैत में प्रकट नहीं होता, द्वैत में प्रकट होता है। वो मंदिरों में प्रकट होता है, वो मंदिरों के साथ साथ मंदिरों की जो प्रक्रिया है, जो आरती है, उसमें प्रकट होता है, गंगा जी के दर्शन में प्रकट होता है। यदि मैं उन सेकुलरिस्ट को कहना चाहता हूं, जेबी कृपलानी ने 1948 में एक पुस्तक लिखी, माइनॉरिटीज इन इंडिया। उसमें उन्होंने, तब तो 47 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, गांधी जी के साथ रहे, कांग्रेस के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में थे, इसलिए कृपलानी तो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे। जो मोदी जी कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसको कृपलानी जी ने अपने भाव में जो व्यक्त किया था कि यदि भारत से इन तीर्थ स्थानों को हटा दिया जाए और रामायण, महाभारत, वेद, गीता को हटा दिया जाए तो भारत में बचेगा क्या? फिर भारत का नाम किस बात का हुआ? तो जो सेकुलरिस्ट हैं, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता और संस्कृति और हिंदू अध्यात्म का जितना अवमूल्यन होता है, उतना ही नेहरूवियन सेकुलरिज्म फलता फूलता था। और जितना ही इसका विस्तार होगा, इसको सुदृढ़ किया जाएगा, भारत की मजबूती बनेगी, उतना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बढ़ेगा। एक बात जो यहां मायने रखता है, जो अभी आलोक जी ने कहा कि जब सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, जिसमें कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने नेहरू को पत्र में लिखा था, द कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ इंडिया इज इन फेवर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। तो ये बाकी सभी मंदिरों में के पुनर्निर्माण में जीर्णोद्धार में एक विमर्श हुआ, और विमर्श में बड़ा बाइनरी वाला विमर्श हुआ। काशी को प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार के विवादों से, विमर्श से अलग रखकर एक काशी का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार की जो योजना बनाई, वो एक राष्ट्रीय योजना के रूप में आई। आपने देखा किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय के द्वारा कोई विरोध नहीं हुआ, एक आयोटा भर विरोध नहीं हुआ। जिन लोगों के घर थे उनको बड़ी ही सहजता के साथ न्यायालय और न्यायालय से बाहर उनके साथ वार्तालाप करके उनके घरों को लिया गया। इसमें इतनी सकारात्मकता जोड़ी गई है, इसलिए मैं कहता हूं सांस्कृतिक स्वराज की स्थापना का दिवस है। भारत ने राजनीतिक स्वराज प्राप्त कर लिया था, बिना सांस्कृतिक स्वराज का कोई भी राष्ट्र रिपब्लिक नहीं बनता है। रोमानिया तो एक माउंटेन को लेकर अपनी अस्मिता परिभाषित कर रहा है। अमेरिका के पास सिर्फ 158 मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे पास तो जीवंत मॉन्यूमेंट के रूप में काशी है। और एक बात और मैं बता दूं, राम मनोहर लोहिया ने, जो सेकुलरिस्ट बोल रहे, रामकृष्ण शिव नाम का एक आलेख लिखा, उसको पढ़ना चाहिए। शिव का जो चरित्र है, अगर यदि कम्युनिस्ट लैंग्वेज में बोलूं, उन कम्युनिस्टों को सबाल्टर्न वो गॉड है, सबाल्टर्न गॉड है, जो जमीन पर रहते हैं, जो खुले में रहते हैं। रावण ने उनको महल में ले जाने की कोशिश किया, उन्होंने इंकार कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जो सबाल्टर्न गॉड है, जो समाज का सबसे निकृष्ट व्यक्ति उनका भक्त है, जो जिसको समाज ने सबसे ज्यादा हाशिए पर रखा, उसको शिव जी ने स्थान दिया। तो भगवान शिव के इस आराध्य केंद्र को पुनर्निर्माण करना से भारत के पुनर्निर्माण की एक नई कहानी है। और यह कहानी, मैंने कहा, अब तक हमने विध्वंस को पढ़ा, अब नकारात्मकता को पढ़ा, एक सकारात्मकता का युग शुरू हुआ है। मुझे लगता है उन तमाम लोगों को जो नेहरूवादी सेकुलरिस्ट हैं, वह कम से कम अपने भी अस्तित्व को बचाने के लिए अपने दर्शन इससे जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी सोच पर कितना असर पड़ेगा, राकेश जी मुझसे बेहतर ही आप जानते हैं। राकेश सिन्हा जी, बहुत से ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका एक कहना है, जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े मंदिरों की और सांस्कृतिक संस्थानों के उत्थान की और उनके जीर्णोद्धार की, कि भारत का दर्शन, धर्म, अध्यात्म जो है वो अंतर्मुखी है, वो प्रदर्शन में यकीन नहीं रखता है, ना कभी किया है। इसीलिए शायद
अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो इतने आक्रांता आए, इतनी बार यहां पर विध्वंस किया गया, खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने इससे पहले सोचा नहीं कि इसको कोई ऐसा स्वरूप देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि भारत के आध्यात्म को ऐसे वैभव की आवश्यकता नहीं है? नहीं, सवाल प्रश्न वो वैभव का नहीं है। प्रश्न है कि जिस सांस्कृतिक केंद्र पर करोड़ों लोगों की आस्था है, ये बात तो वेटिकन पर भी लागू होता है। और मैं आपको बता दूं सौरभ जी, लोगों को आश्चर्य होगा, मक्का मदीना में लोगों के जाने की जब संख्या बढ़ी तो एक बड़ा विस्तार का काम हुआ, और विस्तार के काम में एक ऐसी मस्जिद को भी तोड़ दिया गया जिसमें प्रॉफिट ने पहला नमाज पढ़ा था, बड़ी पैमाने पर। और शाहिद सिद्दीकी जो पूर्व पार्लियामेंट्रियन है, एक नेता है जो नई दुनिया उर्दू में अखबार निकालते हैं, उन्हें पूरा 2 पेज उस पर खर्च किया था बताने के लिए कितना उसका विस्तार किया गया। देखिए, जो आस्था के केंद्र होते हैं उस पर करोड़ों लोग आते हैं। और हिंदू मंदिरों का जब निर्माण हुआ था तब हिंदुओं की जनसंख्या 2 करोड़ 4 करोड़ या 10 करोड़ रही होगी। आज वो जनसंख्या 10 गुनी बढ़ गई है। उस जनसंख्या का आस्था का अनुपात भी बढ़ा, न सिर्फ जनसंख्या बढ़ी, आस्था का अनुपात बढ़ा है। अब बताइए, वो सकरी गलियों से जाना, अगर एक कोई अप्राकृतिक चीजें हो जाती हैं, मान लीजिए एक स्नेक आ गया उस गली में, कोई आतंकवादी तो छोड़ दिए, कोई ऐसी घटना घट गई, एक व्यक्ति ही गिर गया, तो जो भगदड़ मस्ती स्टैम्पेड होता है क्यों होता है? तो हमारा ये राज्य का एक नैतिक दायित्व होता है कि सांस्कृतिक केंद्रों का विकास करना। और भारत के इन सभी सांस्कृतिक केंद्र वो 1600, 1400, 1200 और वर्तमान सदी से पहले के सांस्कृतिक केंद्र हैं। यदि उसको विकास हम नहीं करते हैं तो हम अपनी संस्कृति के साथ और आने वाले पूर्वजों के साथ, नॉट फॉर प्रेजेंट बट पोस्टरिटी के साथ भी अन्याय करते हैं। ये वे लोग हैं जो द्वैत अद्वैत का अंतर नहीं समझते। यही तो विवाद भारत में है। द्वैत अद्वैत का जो विमर्श चला, शंकराचार्य जी को हमें मानना पड़ा। लोगों की आस्था के केंद्र दिखाई पड़ने चाहिए, ना कि वो अदृश्य में होता है। दार्शनिक भाव से यदि हम नहीं रहते तो हमारा अस्तित्व में मिट जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो आक्रमणकारियों ने हमारी आस्था के केंद्र को तोड़ा, चाहे सोमनाथ हो, अयोध्या हो, या काशी हो, या मथुरा हो, उसको हम भूल जाएं। हम किसी से प्रतिशोध नहीं लेते हैं, हम पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये पुनर्निर्माण की कहानी है। मैं बार बार कहता हूं कि नई पीढ़ी को एक निर्माण की कहानी हम दे रहे हैं। और निर्माण सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, निर्माण आस्था के उस केंद्र को समृद्ध करने का है, जिस आस्था के केंद्र पर पूरी दुनिया के लोग शोध करने आते हैं। और मैं एक और बता दूं, काशी एक ज्ञान का एक ऐसा केंद्र रहा है, विमर्श का एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का सेंटर रहा है। ये उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, लेकिन बौद्धिक और सांस्कृतिक और ये आध्यात्मिक लोकतंत्र सिर्फ भारत में है। इसी कारण से भारत में आप काशी चले जाएं तो नास्तिकों का भी एक केंद्र मिलेगा, कबीरपंथियों का केंद्र मिलेगा, और ऐसे साहित्यकारों का केंद्र मिलेगा जो कि मंदिर से दूरी ही नहीं बढ़ाते हैं, आलोचना का भाव रखते हैं। तो ये काशी का वैशिष्ट्य है, और काशी ने इस वैशिष्ट्य को सदा बनाए रखा। मैं एक 1657 का जिक्र करूंगा। उसमें एक निर्णय पत्र जारी हुआ था विश्वेश्वरैया मंदिर से। उस निर्णय पत्र पर 77 लोगों ने दस्तखत किया था। कोई एक घटना घटी, उस पर पूरी बहस हुई, फिर एक निर्णय पत्र, उसको लेटर ऑफ जजमेंट हम बोलते हैं। तो ये काशी का वैशिष्ट्य कोई आज का नहीं। जो पेरिस में, न्यूयॉर्क में आज बौद्धिक केंद्र आप देख रहे हैं, वह बौद्धिक केंद्र भारत में हुआ करता था। और ऐसे बौद्धिक केंद्रों का उन्मूलन करके और उसका ह्रास करके हम सिर्फ एक मंदिर को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पूरी सांस्कृतिक परंपरा को, सांस्कृतिक प्रक्रिया को और सांस्कृतिक केंद्र को छोटा करके भारत की सांस्कृतिक चौहद्दी को ही वास्तव में छोटा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। मैं मानता हूं कि 1000 साल के इतिहास में एक पहले शासक हैं जिन्होंने भारत के हिंदू अस्मिता के प्रति बिना किसी अपराध बोध का, पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता को विश्वास में लेकर जो काम किया है, वह भूतो न भविष्यति की स्थिति पैदा कर दी है। कोई मानना पड़ेगा, काशी विश्वनाथ का विकास का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके दृष्टिकोण को जाता है। साधारणतः सत्ता में बैठने के बाद नेहरूवादी सेकुलरवादी ताकतें इतनी मजबूत रही हैं कि लोगों को भय लगता था, करेंगे क्या, हंगामा मचेगा, क्या विमर्श होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर हिंदुस्तान का टेलीग्राफ तक क्या लिखेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस अविश्वास, इस अनास्था से देश को बाहर निकाला और आस्था से जोड़ा। राजनीतिक राज्य सत्ता किस प्रकार से सांस्कृतिक उत्थान का कारण बनती है। राजा कालस्य कारणम,
मैं भीष्म का एक उदाहरण देकर अपनी बात बंद करता हूं, जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था कि ये प्रश्न पूछा गया था भीष्म से, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि परिस्थितियां राजा को पैदा करती हैं कि राजा परिस्थिति को पैदा करता है? तो भीष्म ने कहा था राजा कालस्य कारणम इति ना संशया भूता राजा कालस्य कारणम। कोई भ्रम नहीं है, राजा ही परिस्थितियों को पैदा करता है। नेहरू जी ने वह परिस्थितियां पैदा की, उनके साथ उनके समर्थकों ने वो परिस्थितियां पैदा की जिसके कारण इस देश में अपनी सांस्कृतिक आस्था के प्रति अनास्था का भाव, एक उदासीनता का भाव आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि लोगों का आस्था बढ़ा है, लोगों की नास्तिकता घटी है और आस्था एक पंथ निरपेक्ष आस्था है, अपने एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती के प्रति है। आपको एक बात और सौरभ जी बता दूं, जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए और केदारनाथ से भाषण दिया तो उन्होंने क्या कहा था कि हम उपनिषद के इन दो शब्दों के एसेंस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन क्या है? नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, अर्थात कंटेस्टेशन इज द कोर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जिस देश में नेति नेति के अंदर हम बहस करते हैं और जो नेति नेति के बाहर है, यही हम कहते हैं यह भी, तो भी संस्कृति का काशी द्योतक है, भी संस्कृति का केदारनाथ द्योतक है। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाया है, भारतीय राज्य ने जो सांस्कृतिक आस्था को पुनर्जागृत करने की कोशिश की है, वो इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों का है, जो भारत के हिंदुओं को हिंदू होने का, सांस्कृतिक हिंदू होने का एक एहसास कराता है कि हम अपने देश में अपनी मां गंगा को, कृष्ण को, राम को, शिव की पूजा करने के केंद्रों पर विश्वास के साथ, सुविधाओं के साथ जा सकते हैं। गली कूची में गंदगी के साथ अपनी आस्था को पूजने नहीं जाते। देखिए काशी में मैं गया था, आप भी गए थे, लोग गए थे, कितनी गंदगी रहती थी, फिर भी लोग जाते थे, फिर भी गंगा में डुबकी लगाते थे। उस भीड़ में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए या किसी से सहारा लेकर आगे बढ़कर हम मंदिर की पूजा करते थे। आज वो परिस्थितियां बदली हैं, इसका तो स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है हर बात का विरोध करना वामपंथी और कम्युनिस्टों की यदि रणनीति रहेगी तो वे भारत से उनका स्वयं का अस्तित्व मिट जाएगा। कम से कम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सकारात्मकता के साथ संवाद करें, न हर जगह नकारात्मकता रखना। यदि उनकी पहचान बन जाएगी तो मां गंगा, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण एक संदेश है, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं, वो एक संदेश है। उस संदेश से अपने आप को अलग ना करें, जिससे मोदी जी देश को, हिंदू अस्मिता को, हिंदू वर्तमान को, हिंदू भविष्य को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ कंचन जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं, कंचन गुप्ता जी। कंचन जी, अभी पीछे बातें हो रही थी कि बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का या किसी सरकार का काम नहीं हो सकता कि आप मंदिरों का पुनरुद्धार करें, मंदिरों को और भव्य बनाएं। ये इस देश की सेक्युलर भावना के खिलाफ है और जिसे हम सब लोग, आप लोग कह रहे हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, उसे वो कहते हैं कि ये बहुसंख्यकवाद है, ये मेजॉरिटेरियनिज्म है। नहीं, मेरा मानना है कि आज का दिन जो है वो इसके खिलाफ कौन क्या बोल रहा है और नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का क्या पहचान है और मोदी जी के सेक्युलरिज्म का क्या पहचान है, ये विवादित विषय जो है वो आज के दिन के लिए नहीं है। आज का दिन जो है वो काशी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और जो प्रधानमंत्री इस देश के जो इस देश के सरकार की जो लीडर हैं, उनकी जो एक अब पहचान बन गई है कि वो अगर कोई वायदा करते हैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो वो काम होता है। कुछ दिन पहले 40 साल तक एक जो प्रोजेक्ट फंसी पड़ी हुई थी, कोई लोग उसके बारे में भूल गए थे, उस प्रोजेक्ट को 4 साल में कंप्लीट किया गया और उसकी इनॉग्रेशन हुई। सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट जो थी। आज हम देख रहे हैं काशी में जो काम हो रहा है, ये केवल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर में काम नहीं हो रहा है, पूरे काशी में काम हो रहा है। काशी के जो रास्ते हैं वो चौड़े किए जा रहे हैं, काशी में नए अस्पताल बन रहे हैं, काशी में नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, काशी के लोगों के लिए काम हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में केवल मंदिर का बात करना और क्या ये सेक्युलरिज्म है, क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। और इस झगड़े में अगर पढ़े तो ये जो वामपंथी है,
ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के जो बचे कुचे कुछ अनाथ हमारे देश में रह गए हैं, ये उनका गेम खेलना होगा और मैं वो गेम नहीं खेलना चाहता। आपने जो आरती दिखाया आज, जो गंगा आरती होती है वहां पर हर रोज शाम को और सुबह, ये कोई पुरानी चीज नहीं है, ये कुछ सालों पहले शुरू हुआ है और इन कई 2-3 सालों में या 5 सालों में इसकी जो एक अपनी पहचान बन गई है और पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं काशी में और इस आरती को देखते हैं। इस आरती की अपनी एक महिमा है, इसकी अपनी एक पहचान बन गई है और कोई भी प्राचीन स्थान वो अपने आप को इसी तरीके से रिन्यू करता रहता है, सिंबल्स बनते रहते हैं और नए पहचान आते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने जैसे आज कहा कि काशी इटर्नल सिटी है, ये कब बना, कितने हजार साल पहले बना, कहा जाता है पृथ्वी का सबसे पुराना प्राचीन शहर काशी है और इतने सालों तक, इतने सदियों से ये शहर की पहचान बदलते आ रही है और अब एक नए पहचान से उभर रही है। ये 21वीं शताब्दी की पहचान है और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज मंदिर में जो जितना भी काम हुआ है, काशी कॉरिडोर का काम हुआ है, ये केवल मंदिर के लिए नहीं, एक शहर के लिए भी है, ये एक देश के लिए भी है और ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हमारे देश के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन स्थान हैं, उनको हम कैसे रेजुविनेट करें, उनको हम लोग फिर से कैसे पुनर्जीवित करें। तो ये चर्चा जो है हमारे देश में, चर्चा इस विषय पर होना चाहिए कि यह काम और कितना जल्दी किया जाए, इस काम को और कितने, इसके लिए और क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें जन भागीदारी कैसे ला सकते हैं। लेकिन ये एक अजीब स्थिति है, जब भी हमारे देश में ऐसा कुछ होता है, ये हम लोगों ने सोमनाथ के समय भी देखा था और उसके बाद जब 4 धाम पर काम हो रहा था तब भी देखा था और आज हम काशी पर भी देख रहे हैं कि चर्चा, हमें देश के चर्चा को किसी और पटरी में ले जाने की कोशिश होती है। क्या ये नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है? अरे क्या फर्क पड़ता है, नहीं है क्या 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 उसमें क्या होता है? मान लेते हैं ये नेहरूवियन सेक्युलरिज्म नहीं है तो क्या हो गया? और अगर इससे वहां के काशी में जो लोग रहते हैं उनको अगर इससे फायदा है, देश के लोगों को अगर इससे फायदा है, तो काम सही है। ठीक बात है कंचन जी। मैं आता हूं आपके पास सर दोबारा, एक बार जरा फिर तस्वीरों पर हम चलें तो एक और आपके सामने गंगा आरती की तस्वीरें हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री को आप आनंद लेते देख सकते हैं भव्य गंगा आरती का। तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है?
आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बड़े लीन होकर गंगा आरती का आनंद ले रहे हैं और उनके साथ और तमाम मुख्यमंत्री भी हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ये गंगा आरती जो है अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। थोड़ी देर में गंगा आरती समाप्त होगी, इसके बाद फिर प्रधानमंत्री इसी वेसल के जरिए, शिप के जरिए वापस लौट जाएंगे। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, हमारे साथ आलोक भट्ट जी हैं। राकेश जी, एक सवाल ये भी है कि पहले तो ये काम कभी किसी ने सोचा नहीं करने का और अब श्रेय लेने वाले लेकिन आ रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाई इसके बारे में प्रस्ताव सबसे पहले हमारी कैबिनेट में पास हुआ था। देखिए, सवाल अखिलेश और राहुल जी और मायावती जी का नहीं है। 47 में देश स्वतंत्र हुआ और पहली अग्नि परीक्षा तब हुई जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई। उसी दिन यह निर्णय हो गया कि देश की जनता और देश का राष्ट्रवाद क्या चाहता है। जब उस मंदिर के निर्माण जीर्णोद्धार का सवाल आया तो एक बड़ा वर्ग जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी और सरदार पटेल सब शामिल थे, उन्होंने कहा इसका निर्माण हो जाए। नेहरू जी का विरोध किया। तमाम वामपंथी ताकतें जिसमें स्कॉलर्स हैं, जिनके अभी भी कुछ वेस्टेज, कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वो इसके साथ खड़े हो गए। ये भारत का अपमान है, भारत की धर्मनिरपेक्षता का पतन है। उसी दिन निर्णय हो गया जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और जब राष्ट्रपति शिलान्यास के लिए गए राजेंद्र बाबू, तब प्रधानमंत्री ने रोका था, पत्र लिख के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप इसमें नहीं जाइए, राज्य का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन उसके बाद से लगातार इस विवाद को उन लोगों ने जन्म देते रहे, विवाद को बढ़ाते रहे, हिंदू मन को छोटा करते रहे। हिंदू का विशाल जो एक मन है, विशाल एक सर्वसमावेशी स्वरूप है, उसको एक बाइंडरी में बांधते रहे कि मस्जिद मंदिर। ये सवाल भारत की अस्मिता का है। संप्रभुता बिना अस्मिता का पूर्ण नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अस्मिता को पुनर्स्थापित किया है। जो लोग कह रहे हैं वो बता दें अखिलेश जी की काशी की गंदगी, काशी का वो सकरी गली, काशी की वो भीड़, काशी के वो गंदगी से भरा हुआ शहर, यही उनका दिन है। वो उनके यदि था तो इच्छा शक्ति कहां थी? कार सेवकों को गोली चलाकर मारने वाले लोग आज काशी का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे उन्हें तो गंगा में डुबकी लेकर इस यज्ञ में शामिल होकर, आज तो मैं उम्मीद कर रहा था कि सभी विपक्ष के नेता वहां जाते, शामिल होते। ये सांस्कृतिक यज्ञ है, राजनीतिक यज्ञ नहीं है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन उनका आरोप है कि ये इसका राजनीति से ही लेना देना है और ये सब कुछ चुनाव के निकट ही ऐसे काम क्यों पूरे होते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि यदि आप जो भी दल, जो भी राजनीति हिंदुत्व से दूर रहेगा, वो भारत में अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। हिंदुत्व को आपने सदियों से दबा कर रखा है। हिंदू होना और हिंदुत्व होना दोनों में बुनियादी अंतर है। हिंदू होना तो हम हिंदू अपने सेल्फ कॉन्शियस में हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होने की का कॉन्शियसनेस यानी वह सूचकांक, वह चेतना कि मैं हिंदू हूं। हिंदू होने का तात्पर्य क्या है? यह प्रयोग धर्मी जगह है। इस प्रयोग धर्मिता की रक्षा करनी है। गुलाब के फूल के साथ यदि कांटे नहीं रहेंगे तो गुलाब के फूल का अंत हो जाएगा। प्रकृति कहती है कि अपनी अच्छाई को बचाने के लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा, आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हिंदुत्व नहीं, कमजोर था, इसलिए भारत का विभाजन हुआ। हमारी जनसंख्या घटी, हमारा क्षेत्रफल घटा, हमारी संस्कृति को संकीर्ण बना दिया गया। आज हिंदुत्व अपनी ताकत के साथ है तो आज हमारी संस्कृति का स्वरूप जापान देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, अमेरिका देख रहा है। आज अमेरिका में दिवाली क्यों मनाया जा रहा है? सिर्फ भारतीय होने के कारण। भारतीय तो पहले भी थे, लेकिन कुछ वर्षों से अमेरिका में दिवाली मनाया जा रहा है। आज जापान क्यों भगवत गीता पर, जर्मनी में भगवत गीता पर इतने अध्ययन क्यों हो रहे हैं? आइंस्टाइन ने भगवत गीता क्यों पढ़ा था? क्या आइंस्टाइन कॉमनल हो गया था? उसको भगवत गीता के साथ बाइबल भी पढ़ना चाहिए था, भगवत गीता के साथ कुरान भी पढ़ना चाहिए था। ये बैलेंसिंग एक्ट से देश नहीं चलता है। हमारी देश की जो पहचान है वो आध्यात्मिक पहचान है। इसलिए रिलीजन और अध्यात्म के बुनियादी अंतर को वे समझ नहीं पा रहे। रिलीजन स्ट्रक्चर्ड होता है, एक पुस्तक, एक दर्शन, एक रास्ता और एक पंथ, और अध्यात्म स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो खुला होता है। एक ही घर में एकादशी एक करता है, दूसरा व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है। अध्यात्म किसी पर प्रहार नहीं करता है, अध्यात्म किसी के रास्ते में आता नहीं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो भारत का स्वचेतना से विकसित जो काशी है, स्वचेतना से विकसित जो काशी की प्रक्रिया और परंपरा है, इसीलिए काशी सिर्फ मंदिरों का केंद्र नहीं है, वो ज्ञान का केंद्र है। भारत में यदि एक ज्ञान का सबसे प्राचीनतम केंद्र है तो काशी है, और जिसने आध्यात्मिक बहुलता को, बहुलवाद को, स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म को, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को जन्म दिया है। काशी को मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की का जन्मभूमि मानता हूं।
और जो इस स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जिस देश में नहीं है उस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकता है। आप जाइए, अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है और उसके राष्ट्रपति दो बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। इंग्लैंड सेकुलरिज्म की बात करता है, वहां की रानी क्वीन क्या है? कस्टडियन ऑफ फेथ है। वो 26 जो चर्च के लोग होते हैं उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपॉइंट करती हैं। तो भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए है कि हिंदू स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में, आध्यात्मिक लोकतंत्र में, आध्यात्मिक जनतंत्र में विश्वास करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य के आध्यात्मिक लोकतंत्र में आस्था को आज प्रबल किया है। आज यह देश इसलिए मजबूत नहीं है कि हमारे पास सिर्फ सेना है, हमारे पास भूमि है, हमारे पास 130 करोड़ की जनसंख्या है। यह देश मजबूत इसलिए है कि हमारे पास एक मजबूत सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं और हमारे दिल में वो संस्कृति बैठी हुई है। जो लोग कहते हैं कि हमें वैभव की जरूरत नहीं है, 1000 साल पहले पलाक्काड केरल में जो मंदिर बना था और साउथ में जितने मंदिर बने हैं, मीनाक्षी टेम्पल को देख लीजिए, रामेश्वरम चले जाइए, ये हजारों साल पहले जो ये मंदिरों का निर्माण हुआ था वो किसका प्रतीक था? जब देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, उसका अध्यात्म आगे बढ़ता है, तो अध्यात्म के प्रतीकों को भी हम सामने रखते हैं। हम सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, प्रेजेंट और पोस्टेरिटी को सामने रखकर काम करते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि वो इतने बहुमत के साथ सरकार बनाए, इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने नई दिल्ली में कॉलोनियल स्ट्रक्चर को बदलकर, लुटियन स्ट्रक्चर को बदलकर नई संरचना खड़ी की, बल्कि इसलिए लिखा जाएगा कि उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र के प्रति जो अनास्था का भाव था, जो राज्य की उदासीनता का भाव था, जो नकारात्मकता का भाव था, उसे अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से, अपने सामाजिक दर्शन से, अपने वैश्विक वर्ल्ड व्यू से बदलने का काम किया। और वो मैं बार बार कहता हूं, राजा कालस्य कारणम जो भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था, आज वो साफ दिखाई पड़ता है समाजशास्त्रियों को कि कैसे एक राजा आता है तो देश के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रति अनास्था का भाव पैदा कर देता है, उसे कम्युनलिज्म का प्रतीक बना देता है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री आता है जो उसके प्रति आस्था को जोड़ता है, मजबूत करता है और सर्वसमावेशी राजनीति को आगे बढ़ाता है। एक इसमें छोटी बात जोड़ दूं, जो सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, मैं बता दूं, इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्रकाश पर्व, शहीद गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। अब प्रकाश पर्व की तैयारियां, प्रकाश पर्व के प्रति आस्था, प्रकाश पर्व के, ये तो देश संस्कृति से चलता है। हम गोल्डन टेम्पल के प्रति हमारी वही आस्था है जो काशी विश्वनाथ के प्रति है। किसी के प्रति भेदभाव की संस्कृति हमारे संस्कृति में रही ही नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को प्रतीक के रूप में आज देश के सामने हैं, एक उदाहरण के रूप में सामने हैं। इससे दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ा है। अंत में एक छोटी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। चीन $10 बिलियन सॉफ्ट पावर पर खर्च कर रहा है अपने को दुनिया में फैलाने के लिए। हम विचारों में आगे हैं। भारत के पास इतना सॉफ्ट पावर था जो कुचला हुआ था, दबा हुआ था, मैले के अंदर था। आज सॉफ्ट पावर को प्रधानमंत्री जी ने बिना $10 बिलियन का, शास्त्रों की ताकत, शस्त्र की ताकत, हमारे पास शास्त्र की ताकत थी। शस्त्र की ताकत तो सबके पास हो सकता है, शास्त्र की ताकत नहीं हो सकती है। आज शास्त्र की ताकत का प्रदर्शन भारत अपने इस काशी के पुनर्निर्माण के द्वारा कर रहा है। आलोक भट्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, जो बातें अभी राकेश जी ने कही, जिस किस्म के आरोप खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी या भाजपा आरएसएस के विरोधी लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है उन्हें इसमें कम्युनलिज्म दिखाई देता है, राकेश जी कह रहे हैं कि ये रिवाइवलिज्म है। आपने भी इस शब्द का शायद इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का उत्थान करें, वहाँ के लिए बड़ी परियोजनाएं लाई जाएं, भारत के ज्ञान को विश्व पटल पर एक बार फिर रखा जाए, जैसे कि योग के लिए किया है इस सरकार ने। इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो जैसे राकेश जी ने भी कहा, पहले तो एक जो आपने बात बोली थी उस समय की ये मतलब टेम्पल काफी वैभव वाले, जो मतलब काफी बड़ा वो है, तो उसमें मैं एक बोलना चाहूंगा कि पहले तो नॉर्थ में टेम्पल कितने बचे थे जो हम लोग उनको देखेंगे, उनको पूरे वैभवशाली टेम्पल थे, पहले बचे ही कितने थे जो आज होते। अब ये टेम्पल भी 3500 स्क्वायर फीट में था। जब मोदी जी ने इस पे काम शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये 3500 स्क्वायर फीट का था। आज ये 5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा एरिया बना है। तो मतलब साउथ में अगर टेम्पल देखें, साउथ में जैसे तंजावुर का बिग टेम्पल जिसे बोलते हैं, वो 45 एकड़ में फैला हुआ है। तो पुराने टेम्पल तो जितने भी इंडिया में थे, और जैसे अभी राकेश जी ने भी कहा, वो सारे वैभवशाली थे। एक बात। दूसरी बात, ये जो
आपका थॉट बताइए, आपकी अपनी अपनी चॉइस है। 1962 में नेहरू जी ने फूल वालों की सैर, जो कि जिसके पेट्रन पहले मुगल एम्परर होते थे, उसको शुरू किया था उन्होंने। उसका नाम सैर गुल फरोशन होता था उन दिनों, ठीक है। तो वो अपनी अपनी चॉइस है कि आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। नेहरू जी ने 62 में वो चीजें, फूल वालों की सैर स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री ने जो इस देश का जो चेतन है, अवचेतन और जो मन मस्तिष्क में जिसका मतलब पूरा जो बैठी है बात, उसका अगर उसको आज रिवाइव करने की बात होगी तो उसमें कहाँ बुरा है। और ये मतलब माइनर, अगर मेजॉरिटिज्म की जो बात करते हैं वो अगर मतलब आपको माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटीज की सारी वो चले तो माइनॉरिटिज्म तो सही है, लेकिन अगर वो जो इस देश में जो 80% लोग हैं, उनके अगर धर्म की, उनकी जो आस्था है, उनके प्रतीकों को अगर कुछ बात उसको ठीक करने की बात होती है, वो मेजॉरिटिज्म हो जाता है। ये कहाँ की बात है। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे जो इसमें कंचन दादा ने जो सबसे एक बात की थी, जो यहाँ बोलने वाली बात है, जो कि इस प्रोजेक्ट से एक जो नई चीज समझ उभर के आई है वो ये भी है कि एग्जीक्यूशन में, इस देश में एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक आप उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला 8 मार्च 2019 में रखी गई थी, वो आज 13 दिसंबर 2021 को बन के भी तैयार हो गया। बिल्कुल ठीक, और इस बीच में कोरोना काल भी रहा, पूरा 2 साल का कोरोना काल में ही हुआ सब कुछ। इसमें तो कोई शक नहीं आलोक जी, जो बात आप कह रहे हैं। और इस चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, हमने और भी कई जगहों की बात की। हमने केदारनाथ के बारे में आपको बताया, 4 धाम यात्रा के बारे में बताया, राम मंदिर अगर भव्यता के साथ बन रहा है तो इस सबको इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मानते हुए, इन सब जगहों को भारत की आत्मा मानते हुए इनका अगर जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो स्वागत क्योंकि कम है, शुभ काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भट्ट जी, राकेश सिन्हा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।